हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्टडी 91 परिवार में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों को एक बार फिर से भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्योग्राफी की जो हमारी क्लास चल रही है ROARO, BEO और री एग्ज़ाम वीडियो के लिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है। आज उस सीरीज का 11वीं क्लास है, 11th क्लास आज के हमारी है। शानदार क्वेश्चंस की एक सीरीज है। आज हम इसे एक फिर से सॉल्व करेंगे। चलिएगा, जितने लोग लाइव आ गए हैं भाई एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि 299 रुपए में 299 रुपए में आपके लिए अपनी हिंदी नामक पुस्तक जो स्टडी 91 की तरफ से लॉन्च करी गई है, आप इसे घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्री होम डिलीवरी के साथ, जिसमें आपको 5000 से ज्यादा अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने हिंदी पढ़ रखी है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करना अगर चाह रहे हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास और दूसरा कोई नहीं है। चलिएगा, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है ना, एक तरफ विश्व के द्वीप दे रखा है और दूसरी तरफ इस द्वीप पर राजनीतिक अधिकार वाले देश के नाम दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा द्वीप किस देश के राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। एल्यूशियन द्वीप, बियर द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, फ्रैंच जोसेफ द्वीप। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। यह हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, एल्यूशियन द्वीप की अगर हम बात करें तो एल्यूशियन द्वीप पर राजनैतिक अधिकार किसका है? यूएसए का है। बियर द्वीप की बात करें तो बियर द्वीप पर राजनैतिक अधिकार किसका है? नॉर्वे का। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन देश है। कौन सा देश है? स्कैंडिनेवियन देश है। स्कैंडिनेवियन। उत्तरी यूरोप के देशों में से एक है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ग्रीनलैंड जो द्वीप है, इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का। अच्छा, स्कैंडिनेवियन देश में नॉर्वे के साथ साथ डेनमार्क को भी शामिल किया जाता है। किसको? डेनमार्क को भी शामिल किया जाता है। फ्रैंच जोसेफ द्वीप पर राजनीतिक अधिकार किसका है भाई? रूस का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। चलिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? स्थल बाधित मतलब स्थल रुद्ध देश की बात कर रहा है। स्थल से लगा हुआ, स्थल से बंधा हुआ उन देशों की बात कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर ये करना, एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश। क्वेश्चन है एक आपके लिए, एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होता है? स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो, उसको हम कहते हैं स्थल रुद्ध देश। उसको हम कौन सा देश कहते हैं? स्थल रुद्ध देश कहते हैं। क्लियर? तो एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है भाई? एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहां है भाई? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। मंगोलिया की राजधानी कहां है? उलान बटोर। इसका सही आंसर बताना। अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया और स्विट्जरलैंड। देखना, अगर इसकी हम बात करें ना तो अफगानिस्तान एक स्थल रुद्ध देश है। उसके बाद मलेशिया की अगर हम बात करें तो यह भी एक मलेशिया नहीं है, मलेशिया स्थल रुद्ध नहीं है। अफगानिस्तान एक स्थल रुद्ध देश है। उसके बाद हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है, स्विट्जरलैंड एक स्थल रुद्ध देश है, लेकिन मलेशिया स्थल रुद्ध देश नहीं है। यह सागरीय क्षेत्र से लगा हुआ है। मलेशिया किससे लगा हुआ है? सागरीय क्षेत्र से लगा हुआ। प्रशांत महासागर में जब आप मलेशिया को देखेंगे, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह, दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है, उसके आसपास
आप देखेंगे मलेशिया, तो ये सागरीय क्षेत्र से भी लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। देखिए, एक तरफ आपको दे रखा है देश के पुराने नाम और दूसरी तरफ आपको दे रखा है देश के नए नामों को। वर्तमान नाम है। श्याम नाम से किस देश को जाना जाता था? पहले श्याम नाम से किस देश को जाना जाता था? फॉर्मोसा नाम से किसे जाना जाता था? मेसोपोटामिया किसे जाना जाता था? बर्मा के नाम से किसे जाना जाता था? अच्छा, अगर इसमें से आपको कुछ नहीं पता है तो एक चीज तो कम से कम एटलीस्ट पता ही होगी, वर्मा हम किसे कहते थे? म्यांमार को। किसको भैया? म्यांमार को। ठीक है, तो देखो, अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा था तो भी यहां हम आंसर पर पहुंच सकते थे। चौथे का आंसर बर्मा, म्यांमार, और यहां पर ऑप्शन केवल एक ही दे रखा है। श्याम नाम से किसको जानते हैं भाई? श्याम नाम से हम थाईलैंड को जानते हैं। किसको? थाईलैंड को जानते हैं। फार्मोसा के नाम से किसको जानते हैं? फार्मोसा के नाम से ताइवान को जानते हैं। मेसोपोटामिया, इराक। अच्छा, दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपने इसे इतिहास में पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया। एक्चुअली ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, 2 नदियों के दोआब क्षेत्र में विकसित हुई। एक नदी है यूफ्रेटस और दूसरी एक नदी है टिग्रिस, यानी कि जिसे हम दजला और फरात नदी के नाम से जानते हैं। दजला और फरात नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दजला और फरात नदी के नाम से जानते हैं। ये कहां पर विकसित हुई? ये विकसित हुई इराक के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? इराक के क्षेत्र में। तो उसी क्षेत्र को आज हम इराक के नाम से जानते हैं। पहले उसी सभ्यता, वो सभ्यता जहां पर विकसित हुई, उसे हम किस नाम से जानते थे? मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। किस नाम से? मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को अंतरराष्ट्रीय सीमा की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात कर रहा है। कोरिया की अगर हम बात करें ना, तो कोरिया ऐसे 2 भागों में बटा हुआ है। एक को हम कहते हैं नॉर्थ कोरिया और दूसरे को हम कहते हैं साउथ कोरिया। अब यहां से एक अक्षांश रेखा ऐसे पास होती है। कौन सी अक्षांश रेखा है, वही आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन है? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में डिवाइडेशन होता है, बंटवारा होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घाना, एक तरफ देश दे रखा है, दूसरी तरफ आपको राजधानी दे रखा है। घाना केन्या की राजधानी, नामीबिया की राजधानी, नाइजर की राजधानी। अच्छा, एक बात और समझना, ये राजधानी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हर छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम दोनों में पूछी जाती है। एक राजधानी अगर आ गई, अनफॉर्चुनेटली अगर हमने उससे ध्यान नहीं दिया है, तो वो हमारा जो 2 नंबर या 1 नंबर फ्री के हो सकते थे, वो क्वेश्चन हमारा चला जाता। एकदम आसान सा टॉपिक है राजधानी। देखिए, घाना की राजधानी कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। कहाँ है भैया? विंडहॉक। लेकिन नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं है। नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है बच्चा? अबूजा। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए, एसएससी जीडी का जो लक्ष्य बैच, एसएससी जीडी का स्टडी 91 की तरफ से लक्ष्य बैच स्टार्ट कर दिया गया। आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। एसएससी जीडी के वैकेंसी को लेकर बहुत उत्साह भी आप लोगों में है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट कोर्स केवल 699 रुपए में। अभी ये सीमित समय के लिए ऑफर है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। एक और चीज, अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऑफिशियल
एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कई सारी जानकारियां और कई सारे बैचेस के बारे में वहां जानकारियां और कई सारी वैकेंसीज के बारे में वहां जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखना भाई ध्यान से। अगला क्वेश्चन है जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करना, नियाग्रा जलप्रपात किससे संबंधित है? पामीर, पेरिस, फिनलैंड, न्यूयॉर्क राज्य। देखना, 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? एफिल टावर कहां पर सिचुएटेड है? विश्व की छत किसे कहते हैं? देखो भाई, चलिएगा, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कहां है? नियाग्रा जलप्रपात क्या हो जाता है इसको यार, नियाग्रा जलप्रपात न्यूयॉर्क राज्य में सिचुएटेड है। 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात कहां है भैया? नियाग्रा जलप्रपात न्यूयॉर्क राज्य में। 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? 1000 झीलों की भूमि, 1000 झीलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड को। अब 1000 झीलों की भूमि इसे क्यों कहते हैं समझना, यहां पर बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में यहां क्या पाई जाती हैं? झील पाई जाती हैं। बहुत अधिक मात्रा में यहां क्या पाई जाती है? हजार झीलों की भूमि कहते हैं, यहां पर झीलों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगला, एफिल टावर कहां है भैया? एफिल टावर की बात करें तो यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहां की राजधानी? फ्रांस की राजधानी। एक और बात देखो, फ्रांस एक ठंडा प्रदेश होने की वजह से यहां पर वाइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे शराब कहते हैं आप लोग। फ्रांस देश को सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे, विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार। पामीर का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। कितनी है? 5000 मीटर है। अब एक बात समझना, 5000 मीटर ऊंचा यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। पामीर की गांठ, पामीर के पठार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से के हिस्से को पामीर की गांठ कहा जाता है। इसे पामीर की गांठ को हम इसलिए पामीर की गांठ कहते हैं क्योंकि यहां से कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे निकली हुई हैं। देखो, देखना भाई, यह है पामीर की गांठ। पामीर की गांठ से यहां एक मध्य चाइना के अंतर्गत 2 पर्वत श्रृंखलाएं निकली हैं। एक को हम कहते हैं कुल्लू शान, एक को हम कहते हैं तियान शान। यहां एक पर्वतमाला ऐसे अफगानिस्तान है और दूसरी एक पर्वतमाला ऐसे निकल कर आती है। कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो पर्वतमाला आती है उसे सुलेमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुलेमान के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वतमाला कहलाती है। कौन सी? हिंदुकुश पर्वतमाला। और यहीं से एक पर्वत श्रृंखला ऐसे निकली हुई है, हिमालय। कौन सी? हिमालय। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। इसका सही आंसर क्या हो गया भैया? इसका सही आंसर हो गया 4 3 2 1। 4 3 2 1। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, उच्चतम लवणता पाई जाती है, लवणता उच्चतम पाई जाती है किसमें? देखिए, लवणता की अगर हम बात करें तो 1000 ग्राम वाटर में उपस्थित नमक की मात्रा को उस जल की हम क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। इस लवणता को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लवणता को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक साइन से, कुछ इस तरीके से। परसेंटेज के जैसे होता है लेकिन परसेंटेज नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं? सैलिनिटी कहते हैं। दुनिया की सबसे लवणीय जो झील है वो कौन सी है? वॉन झील, टर्की में। वॉन झील कहां है? टर्की में। वॉन झील टर्की में जो पाई जाती है यह दुनिया की सबसे लवणीय झील है। कौन सी झील है? दुनिया की सबसे लवणीय झील है। इसकी अगर सैलिनिटी की बात करें तो 330 सैलाइन है।
कितनी? 330। इसका मतलब यह है कि 1000 ग्राम वॉन झील के 1000 ग्राम जल में 1000 ग्राम जल में लवण की मात्रा कितनी होगी? लवण की मात्रा 330 ग्राम होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और करना, तो सागरीय अथवा महासागरीय लवणता में सबसे अधिक लवण कौन सा पाया जाता है? सागरीय अथवा महासागरीय जलों में लवणता का प्रमुख कारण होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। कौन होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? यहां तक आगे चलते हैं। मृत सागर की अगर हम बात करें तो मृत सागर एक लवणीय झील है। ये कहां है भैया? ये जॉर्डन में है। कहां है? जॉर्डन में। इसकी सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो इसकी सैलिनिटी कितनी है? इसकी सैलिनिटी है 238। कितनी है? 238। आगे चलते हैं। लाल सागर की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे कम है, ये लगभग 36 से 41 या 36 से 40, 36 से 41 या 36 से 40 सैलाइन, बहुत कम है इसकी सैलिनिटी। महान सॉल्ट झील, जो यूएसए की महान सॉल्ट झील है, इसकी अगर सैलिनिटी की बात करें तो इसकी सैलिनिटी कितनी है? इसकी सैलिनिटी है 220। इसकी सैलिनिटी कितनी है? 220। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारण होता है या होते हैं? महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा होता क्या है, इसको समझ लेते हैं एक बार। ज्वार भाटा का मतलब ऐसे है, देखो, पृथ्वी धरातल पर पाए जाने वाले जलीय भाग, पृथ्वी धरातल पर पाए जाने वाले जलीय भाग, चाहे वो महासागर हो अथवा सागर हो, जल के सतह का आगे की तरफ बढ़ना या ऊपर की तरफ उठना, आगे की तरफ बढ़ना या ऊपर की तरफ उठने की प्रक्रिया कहलाती है ज्वार। और यही जो उठा हुआ जल है, इनका नीचे की तरफ आना, और जो आगे बढ़ा हुआ है इसका पीछे की तरफ आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भाटा। दोनों को समेकित रूप से हम क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है वो बताना है आपको। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का मतलब आपको समझ में आ रहा है? अपकेंद्रीय बल का मतलब यह है कि पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है। कैसे करती है भैया? ऐसे घूमती है। जब ये बहुत तेजी से ऐसे घूम रही होगी ना, बहुत तेजी से ऐसे घूम रही होगी, तो जलीय भाग ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। कोई भी बॉडी, कोई भी पिंड जब सर्कुलर मूवमेंट करता है, यानी कि वृत्तीय गति करता है, तो यह बाहर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो देखो, जब पृथ्वी बहुत तेजी से ऐसे घूम रही होती है ना, तो जलीय भाग इसके स्थल वाले भाग की स्पीड को पकड़ नहीं पाता और ये ऐसे आगे की तरफ चला जाता है। जब ये आगे की तरफ चला जाता है तो सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स प्रभावी हो जाता है, वो इसको खींच लेता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल इसमें शामिल होता है, उसके साथ साथ पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी शामिल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 3। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। आपने ये कहा कि सूर्य का गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल दोनों ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार है। दोनों किसके लिए जिम्मेदार है? ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार है। अब एक क्वेश्चन ये है कि जरा ये बता दो भैया, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल और सूर्य के गुरुत्वीय बल, इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा बल है? सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा बल है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिएगा, एक तरफ महासागर दे रखा है, दूसरे तरफ सबसे गहरे स्थान दे रखा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और एक तरफ आपको ट्रेंच दे रखी है। कौन सी ट्रेंच किस महासागर में पाई जाती है, यह बात आपको बतानी है। देखना भाई, प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, 11,033 मीटर। अच्छा, एक चीज और, इसी की डेप्थ 11,022 कहीं कहीं पे दे रखी है, तो डजंट मैटर। आप इतना अप्रॉक्स आंसर याद रखना। ऑप्शन आपके पास जो आई 11,022 या 11,033। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, गुरुजी अगर दोनों आ गए तो क्या करेंगे? दोनों नहीं आएगा। किसी किताब में ये 11,033 मिल जाता है और कहीं कहीं पे ये 11,022 मिल जाता।
कहां है? दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन सी? मेरियाना ट्रेंच है, और ये कहां है? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर में कौन है भैया? अटलांटिक महासागर में है प्यूर्टो ट्रेंच। कौन सी? प्यूर्टो ट्रेंच। हिंद महासागर में कौन है? हिंद महासागर में जावा ट्रेंच। कौन है? जावा। सुंडा ट्रेंच भी यहीं पर है। कहां है? सुंडा ट्रेंच भी यहीं है, हिंद महासागर में। आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन। कौन है? यूरेशियन बेसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 4 1 2, 3 4 1 2। क्लियर? आगे चलता। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक आपको एक तरफ दे रखा है नदी और दूसरी तरफ दे रखा है कि कहां पर प्रवाहित होती है। ये मुहाना कहां बनाती है? एक्चुअली में तो क्वेश्चन ये है, मुहाना कहां बनता है इसका? लीना नदी, आमूर नदी, टिग्रिस नदी, माही नदी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखना भाई, आमूर नदी की अगर हम बात करें, एक चीज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आमूर नदी रूस और चीन के बीच में, रूस और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है। रूस और चीन के बीच में क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। ठीक, देखिए, माही नदी रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। अब आइएगा आगे। लीना नदी की अगर हम बात करें तो लीना नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। आमूर नदी कहां गिरती है भैया? आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस नदी कहां गिरती है? फारस की खाड़ी में। और माही नदी कहां गिरती है? अरब सागर में। माही नदी कहां गिरती है? अरब सागर में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 4 1 3। 2 4 1 3। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिएगा, हिंदी के लिए देखिए, हिंदी के लिए स्टडी 91 की तरफ से नितिन सर के द्वारा लॉन्च की गई ये क्लास है हिंदी व्याकरण सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे 130 से ज्यादा वीडियो लेक्चर और 3000 से ज्यादा क्विज प्रैक्टिस। और सबसे खास बात यह है कि इस क्लास की वीडियो को आप ऑफलाइन डाउनलोड मोड में डाउनलोड करके 2 या 2 से अधिक बार इसको देख भी सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। एक तरफ आपको देखिए शहर दे रखा है और दूसरी तरफ नदी का नाम दे रखा है। कौन सा शहर किस नदी के तट पर सिचुएटेड है आपको बताना है। बर्लिन, लाहौर, न्यूयॉर्क और रोम। देखिएगा, बर्लिन शहर की अगर हम बात करें तो बर्लिन स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ है। लाहौर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है और रोम टाइबर नदी के तट पर बसा है। ये क्वेश्चन नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम हर एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में, यानी कि हर दूसरे पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है। और कुछ पेटेंट शहर हैं, उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाता है। उन पेटेंट शहरों में से ये हैं कुछ। तो बर्लिन शहर कहां है? स्प्री नदी के तट पर। लाहौर कहां है? बसा हुआ है रावी नदी के तट पर। न्यूयॉर्क कहां बसा हुआ है? हडसन नदी के तट पर। रोम कहां बसा हुआ है? टाइबर नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया भैया? इसका सही आंसर हो गया 4 3 2 1। 4 3 2 1। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का ये क्वेश्चन है। एक तरफ नगर दे रखा है, दूसरी तरफ नदी दे रखा है। कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? खार्तूम नगर, ब्राज़ाविले, रॉटरडैम, पेरिस। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, खार्तूम नगर की अगर हम बात करें तो खार्तूम नगर नील नदी के तट पर बसा हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। एक्चुअली नील नदी का निर्माण 2 नदियों के मिलने से होता है। 2 नदियों के मिलने से होता है। कौन कौन सी? एक नदी जिसे हम कहते हैं व्हाइट नील। कौन सी नील? व्हाइट नील। और दूसरी को हम कहते हैं ब्लू नील।
दूसरी कौन सी? नीली नील, और एक है सफेद नील नदी। दोनों के मिलने से जो सामूहिक जलधारा बनती है उसे हम नील नदी कहते हैं। आगे आइए, ब्राजावेले, ब्राजावेले जायरे नदी, कौन से? जायरे नदी के तट पर। रॉटरडम किस नदी के तट पर है? रॉटरडम राइन नदी के तट पर है, और पेरिस सीन नदी के तट पर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, रॉटरडम और पेरिस। रॉटरडम किस नदी के तट पर है? राइन नदी के तट पर है, और पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना भैया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? कुछ आपको द्वीप दे रखा है, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप, जावा द्वीप। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन से द्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखना, न्यूजीलैंड द्वीप की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड द्वीप कुछ इस तरीके से, ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी न्यूजीलैंड। क्या बोलते हैं? उत्तरी न्यूजीलैंड। और इसको हम कहते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड। दक्षिणी न्यूजीलैंड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम क्या है? बताइएगा। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम है कुक जलसंधि। कौन सी जलसंधि? कुक जलसंधि। अब आ गया, ये जो न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है, इसका क्षेत्रफल इन सभी में से क्या है? सबसे ज्यादा है, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। आ गया ये अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत्तम झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा की सीमा पर कुछ झीलों के समूह पाए जाते हैं। 5 झीलों का समूह जिसे ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरब से पश्चिम के क्रम में इसको लगाना है, पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाना है। मतलब सबसे, यहां एक झील है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम का मतलब इधर से चलना है आपको ना। बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, सबसे उत्तर की अगर हम बात करें, ह्यूरॉन झील। कौन सी झील? ह्यूरॉन झील। उसके बाद है मिशिगन झील, उसके बाद है ईरी झील, उसके बाद है ओंटारियो, उसके बाद है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर सही आंसर क्या हो जाएगा? सुपीरियर सबसे, ओंटारियो, ईरी, मिशिगन और ह्यूरॉन। ठीक है भाई, समझ में आया सभी लोगों को? इन 5 झीलों के समूह में, इन 5 झीलों का जो समूह है, इनको हम ग्रेट लेक्स की संज्ञा देते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर करना, इनमें से जो 5 झीलें हैं ना, ये 5 झीलों में से 4 झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर एक झील पूरी तरीके से यूएसए में, उस एक झील का नाम आपको बताना। वह कौन सी झील है इन 5 झीलों के समूह में जो पूरी तरीके से कहां है? यूएसए में। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टेगुला जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, नौगम्य झील इसको भी बोलते हैं, टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील, बिल्कुल सही है। अब एक बात समझना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भैया? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन है? एंजिल जलप्रपात। और ये टेगुला जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप का जलप्रपात है। कहां है? अफ्रीका का जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात, क्लियर? चलिएगा आगे। अच्छा, इस एंजिल जलप्रपात की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 979। कितनी है? 979 मीटर। कितने मीटर है? 979 मीटर। ठीक, आ गया जी। और टुगेला की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 948 मीटर। कितनी है? 948 मीटर। आ गया ये।
अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स स्टडी 91 की तरफ से अभी लॉन्च किया गया है। इसका बैच प्रारंभ हो चुका है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे इस बैच से ज्वाइन होने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैच से एनरोल हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखना भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बैकाल झील रसियन फेडरेशन, मलावी झील एशिया, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के बीच, टंगानिका झील अफ्रीका में। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा, मलावी झील की अगर हम बात करें तो मलावी झील एशिया में नहीं है, बल्कि मलावी झील कहां है भाई? मलावी झील अफ्रीका की झील है। कहां की झील है? बैकाल झील रसियन फेडरेशन में, बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर यूरेशिया और एशिया और यूरोप के बीच में, बिल्कुल सही। टंगानिका झील अफ्रीका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल संधि किसके किसके बीच में पाई जाती है? काला सागर तथा मृत सागर के बीच में, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, अरब सागर तथा लाल सागर और भूमध्य सागर। देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में एक नहर है, सुएज नहर। कौन सी नहर है? सुएज नहर। सुएज नहर के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर। दुनिया की सबसे लंबी नहर है कौन सी नहर? सुएज नहर। हॉर्मुज जल संधि किसके बीच में पाई जाती है भाई? हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजन का। सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ना। तो देखिए, यहां है भूमध्य सागर और ये है ऐसे लाल सागर और यहां है भारत, अफ्रीका के बाद। अब एक बात समझिए, अगर पश्चिमी देशों में भारत से जाना रहे और ये सुएज नहर ना रहे, यहां से जुड़ा हुआ ना रहे, तो हमको ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन सुएज नहर के होने की वजह से हम ऐसे ही चले जाएंगे, लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर से यूरोपियन देशों में, पश्चिमी देश में हम पहुंच जाएंगे। तो दूरी कम हो गई कि नहीं? पहली चीज, सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई, बिल्कुल सही है। दूसरा, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और रीजन सही तो है ही, और ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है, क्योंकि इसी की वजह से तो दूरी कम हुई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ नदी दे रखा है, दूसरी तरफ आपको बांध दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा बांध किस नदी पर सिचुएटेड है, कौन सा बांध किस नदी पर सिचुएटेड है। देखिएगा, कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है भैया? कोलोराडो नदी, ओस्वान बांध, कैरिबा बांध, पंचेत हिल, हूवर। देखिएगा, कोलोराडो नदी पर हूवर बांध है। कौन सा बांध है? हूवर बांध है। दामोदर नदी पर कौन सा बांध है? दामोदर नदी पर पंचेत हिल है। और नील नदी पर कौन सा बांध है? नील नदी पर आसवान बांध है। जाम्बेजी नदी पर कैरिबा बांध है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की 4 परतें हैं। वायुमंडल की 4 परतें कौन कौन सी हैं? ये 4 परतें दे रखा है, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। ऊंचाई के अनुसार इनका सही अवरोही क्रम बताना है। ऊंचाई के आधार पर इनका सही क्रम बताना है। देखिए, ऊंचाई के आधार पर इनके क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे ये पृथ्वी धरातल के सबसे समीप कौन सा है? क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है भैया? उसके बाद आता है समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद कौन आएगा? मध्य मंडल आएगा। मध्य मंडल के बाद कौन आएगा? आयन मंडल आएगा। तो सही आंसर क्या हो गया? पहले क्षोभ मंडल यानी कि चौथा,
उसके बाद समताप मंडल 4 3, उसके बाद मध्य मंडल 2, उसके बाद 1। अब एक बात और समझना, क्षोभ मंडल की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर, पृथ्वी धरातल से कितने किलोमीटर है? 14 किलोमीटर। अब एक बात समझना, इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई 14 किलोमीटर नहीं है, मैंने बोला एवरेज ऊंचाई है। कौन सी ऊंचाई है? एवरेज। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई ज्यादा है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई केवल कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। जबकि समताप मंडल कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। ठीक, आगे चल। एक क्वेश्चन का आंसर यहां से बताना, एक क्वेश्चन का आंसर यह बताना कि बादल का निर्माण अधिकतम कितनी ऊंचाई तक हो सकता है? पृथ्वी धरातल से अधिकतम कितनी ऊंचाई तक बादल का निर्माण हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा। वीडियो के री एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट, टॉप मोस्ट 15 मॉक टेस्ट स्टडी 91 की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे खास बात यह है कि आपको इन सभी टेस्ट पेपर की वीडियो सॉल्यूशन भी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखना भाई। घटोत्तरी होती है क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। देखिए आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता आप धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कम होती चली जाती है। तो ये दूसरा ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। देखिए अगर वायुमंडल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी धरातल जब क्षोभ मंडल में आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान आपका क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। लेकिन जैसे ही आप समताप मंडल में पहुंचेंगे तापमान अचानक से आपका बढ़ेगा, फिर से स्थिर हो जाएगा, और उसके बाद जब आप ओजोन लेयर के पास पहुंचेंगे आपका तापमान क्या हो जाता है? फिर से बढ़ने लगता है। ठीक, तो हमारा इसमें पहला आंसर क्या हो गया? ऊपर जब बहुत अधिक ऊंचाई पर आप चले गए, आयन मंडल में आप चले गए, आयन मंडल में जैसे ही आप पहुंचे तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना ज्यादा तापमान हो जाता है कि यहां पर पाई जाने वाली गैसें तुरंत आयोनाइज हो जाती। तो ऊपर की अवस्था में तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। बिल्कुल सही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में इसीलिए कमी आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1 और 3, 1 और 3। क्लियर है? आगे चलते। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो जिस दर से वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है उस दर को हम किस नाम से जानते हैं? जिस दर से, चलो मैं उस दर का नाम बता देता हूं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर। उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर, NTLR, NTLR। अब आपको यह बताना है कि किस दर से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती, किस दर से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती। अगला क्वेश्चन आना भैया। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो का मतलब क्या होता है? एल्बिडो का मतलब होता है ना कि किसी सतह पर अगर कोई प्रकाश किरण पड़ रही है तो एल्बिडो का मतलब है कि ये इसकी सतह कितने प्रकाश को, ऊर्जा को फिर से रिफ्लेक्ट कर सकती, यानी कि वापस भेजने की जो क्षमता है उस पिंड की क्या कहलाती है? एल्बिडो कहलाती। तो जो बर्फ होता है ना, बर्फ की जो चट्टान होती है उनका एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है। और जिस भी पिंड का एल्बिडो बहुत ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वह पिंड उतना ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। कोई पिंड अगर आपको बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि उसका एल्बिडो क्या है? ज्यादा है। तो वापस करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आना भैया, निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे? टॉर्नेडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर, यूएसए। कहां आता है भैया टॉर्नेडो? टॉर्नेडो आता है यूएसए में। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कौन है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको मैच करना है। विली विली, हरिकेन, टाइफून, बागियो। एक तरफ आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात दे रखा है और दूसरी तरफ देश का नाम दे रखा है। कौन सा चक्रवात कहां पर आता है उसे आपको बताना है। देखिए, विली विली कहां आता है भैया? विली विली आता है ऑस्ट्रेलिया में। विली विली कहां आता है? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहां आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून कहां आता है? टाइफून चीन में आता है। बोगियो फिलीपींस। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। भारत में जब यही चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है तो इसे सिंपली चक्रवात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाते हैं। हॉर्स अक्षांश, जहां पर वायुदाब बहुत ज्यादा होता है उसे हम हॉर्स अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध बिल्कुल नहीं, ये उच्च दाब कटिबंध है। कैसे है? उच्च दाब कटिबंध। मैंने ये बताया कि पृथ्वी धरातल पर 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। लेकिन एक बात समझिएगा, 30 से 35 दोनों गोलार्धों में हम इनको अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावी अश्व अक्षांश होता है वो कहां होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। कहां होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? केवल एक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप नोट्स की समस्या से अभी तक परेशान हैं तो आप यहां आ सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य हिंदी, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ प्राचीन इतिहास, और इसी के साथ ये तीनों सीरीज मिलेगी आपकी साइंस, और उसके साथ भारतीय राज्य व्यवस्था की नोट्स भी अवेलेबल है। आइएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तूफानी चालीसा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाले 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली पवनों को हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम चालीसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गरजता चालीसा के नाम से जानते हैं। ठीक, देखिएगा, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती हैं? बिल्कुल नहीं। ये केवल कहां चलती हैं भैया? दक्षिणी गोलार्ध में। कहां? दक्षिणी गोलार्ध में। अगला, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं? बिल्कुल सही। अभी मैंने कहा कि तेज रफ्तार से चलने वाली ये पछुआ पवन है, जो कहां चलती है? 40 डिग्री अक्षांश पर चलती, दक्षिणी अक्षांश पर चलती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पछुआ पवन की दिशा ही यही होती है दक्षिणी गोलार्ध में। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर हो गया 2, 3, 4। एक बात और समझिएगा, जब ये तेजी से चल रही होती हैं, इनकी गति में अगर परिवर्तन हो तो ये मौसम संबंधी विविधताओं को भी जनरेट करती हैं। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली पवनों को हम गरजता चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री पर चलने वाले को हम गरजता प्रचंड 50 कहते हैं, और 60 डिग्री पर चलने वाली पवनों को हम चीखता 60 कहते हैं। आइएगा
अगला क्वेश्चन है निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा कहां होती है भैया? इटली में, फ्रांस में, कनाडा में, स्पेन में। अब एक बात समझिएगा, सिराको एक स्थानीय पवन है। कौन सी पवन है? सिराको एक स्थानीय पवन है और ये स्थानीय पवन है इटली की। ये चलती कहां से है? ये चलती है सहारा मरुस्थल से। कहां से चलती है? सहारा मरुस्थल से चलती। जब सहारा मरुस्थल से ये इटली की तरफ ऐसे पहुंचती है तो ये तेज रफ्तार से चलने वाली गर्म पवन होती है। जब ये यहां से चलती है तो बीच में इसको भूमध्य सागर पड़ता है। जब भूमध्य सागर से होकर इटली पहुंचती है तो ये भूमध्य सागर से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब यहां पहुंचती है तो वर्षा कराती है और ये सहारा मरुस्थल के लाल कलर के बालू के कणों को उठा के लेके जाती है और जब वर्षा होती है तो ये लाल रंग के बालू वर्षा के साथ नीचे आते हैं, जिससे दिखने में यह वर्षा रेड कलर में दिखाई देती है। इसीलिए इसको हम कौन सी वर्षा कहते हैं? ब्लड रेन कहते हैं, या इसी को हम रुधिर वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये कहां होती है? इटली में होती है। हमारा आंसर क्या हो गया? इटली। अगला क्वेश्चन देखना भैया, मैच करना है आपको, सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म कौन है? अत्यधिक ठंडा कौन है? अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अत्यधिक सूखा क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अत्यधिक गर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अत्यधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा है? सहारा मरुस्थल। इनमें से सबसे ज्यादा कौन है? गर्म मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा की अगर हम बात करें तो अत्यधिक ठंडा कौन है? अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा क्षेत्र कौन है? चिली है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 4 3 2 1। 4 3 2 1। ठीक। दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है? अटाकामा मरुस्थल। यहां अटाकामा नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखना भैया, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं कहां पर? किस मृदा में हेलोफाइट्स एक अच्छी वृद्धि करते हैं? अम्लीय मृदा, ठंडी मृदा, कैल्शियम युक्त मृदा, क्षारीय मृदा। हेलोफाइट्स जो होते हैं वो कहां पे अच्छे से ग्रोथ करते हैं? वो क्षारीय मृदा में ग्रोथ करते हैं। अब एक बात बताना मुझे, हेलोफाइट्स हम किन्हें कहते हैं? हेलोफाइट्स हम किन्हें कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में, लाइव सेशन में नहीं, कमेंट बॉक्स में आके आंसर करेंगे। हेलोफाइट्स हम किसे कहते हैं? जल में उगने वाले को कहते हैं, या बालू में उगने वाले को कहते हैं, या मरुस्थल में उगने वाले को कहते हैं? किसको कहते हैं हम? हेलोफाइट्स। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखो, खानाबदोश जनजाति की अगर हम बात करें तो ये सामान्य तौर पर हर जगह पर पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर हर जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जो कौन सा? जो शुष्क क्षेत्र होता है। कहां होता है? शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर? आगे आइए। देखिए, अपनी हिंदी पुस्तक जो आपको केवल 299 रुपए में मिल रही है फ्री होम डिलीवरी के साथ, आप इसे घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास का यह हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर प्रीवियस ईयर के अलग क्वेश्चंस के साथ। जितने लोग अभी भी लाइव हैं, क्लास अगर उनको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।